हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक परमार आपका ऑनलाइन फिजिक्स लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आप सभी अभी कॉपी और पेन लेकर के तैयार होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वैसे तो पढ़ने वाले थे डाइपोल का कॉन्सेप्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले पिछली क्लास से कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, पहले उसको क्लियर कर लें। क्या था क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। हमसे पूछा गया था कि सर क्या जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो ये फोर्स लगता है, कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा है, क्या ये न्यूटन का जो मोशन का थर्ड लॉ है उसको ओबे करता है। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का हमने डिस्टेंस मान लिया है D। ठीक है, पहला केस हम लोग लेते हैं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा केस इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। हमने तीन केसेस लिए हुए हैं। ठीक है, तीनों केसेस में क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन, पहले इसको चेक करते हैं। तो अगर हम इस Q2 चार्ज को देखें तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, Q1 के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये एक सेंट्रल फोर्स है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा जो दोनों चार्जेस हैं इनको मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग हो सकता है। मतलब चाहे उधर हो चाहे इधर हो, ये इसी लाइन के अलोंग होगा, मतलब उसी रेखा के अनुदिश लगता है ये बल जो दोनों आवेशों को मिलाती है। ओके, इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में खींचेगा। इन तीनों ही के ये तीन केस पॉसिबल हैं और इन तीनों ही केसेस में आप देखिए तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दोनों तरफ वो एक दूसरे के अपोजिट है। इन फर्स्ट केस ये अपोजिट है, सेकंड केस में ये अपोजिट है, थर्ड केस में भी ये अपोजिट है। तो तीनों ही केसेस में जो फोर्स का डायरेक्शन है और ईच अदर ये अपोजिट है। लेकिन अगर हम इन तीनों ही केसेस में ये कितना फोर्स फील कर रहा होगा या ये कितना फोर्स फील कर रहा होगा, तो उसका फोर्स का फॉर्मूला तीनों केसेस के लिए सेम होगा, K(Q1 Q2 अपॉन D²। यही फोर्स फील करेंगे, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स Q1 पे लग रहा होगा या जो रिजल्टेंट फोर्स Q2 पे लग रहा होगा वो इतना ही लग रहा होगा। बस दोनों ही चार्जेस के पास इस फोर्स का सिर्फ क्या अलग है, डायरेक्शन अलग है। मतलब ये अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में जो भी यहां पर मान लीजिए डिस्टेंस को आग लेते हैं तो जो भी हम वेक्टर यहां पे यूज करेंगे सिर्फ उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर एक यूनिट वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो दूसरा यूनिट वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये वाला फोर्स इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो है F12 और ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो है F21। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को देखें तो इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा एग्जैक्टली सेम होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, तो इनका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी फोर्स सेम लगेगा। यही कारण है कि जो चार्जेस होते हैं वो आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस लॉ को ओबे करते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग डाइपोल, लेकिन उसके पहले हमको दो तीन बातें और जाननी होंगी। ओके, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है A, ठीक है, आपको बोला गया कि ये ऑब्जेक्ट है A, आपको इसको चार्ज्ड करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आप किसी और ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते। ठीक, इस अकेले एक ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज्ड करना है। तो आप इसको कौन सा चार्ज दे सकते हैं, विच इज मोर कन्वीनियंट टू गिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये एटम से बना होगा। अगर हम इसको किसी सोर्स से एनर्जी दे दें तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट अगर हमको इसको नेगेटिव चार्ज देना है तो हमको यहां पर एक और ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएं।
जब तक ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा या फिर किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। मतलब अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है तो इट इज मोर कन्वीनियंट टू गिव दैट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज अदर देन नेगेटिव चार्ज। यही कारण है कि हम पॉजिटिव चार्ज को हमेशा आइडियल चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रह सकता है। ये इसका इंडिपेंडेंट इसका एग्जिस्टेंस है। ये अकेले मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज के लिए जैसे डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन सोर्स के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के लिए नहीं होना पड़ता है। यही कारण है कि एज अ ट्रेडिशन फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज को आइडियल चार्ज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर हमने आइडियल चार्ज के बारे में क्यों पढ़ा? वो इसलिए पढ़ा हमने क्योंकि हम जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें एज अ रेफरेंस चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही लेंगे। ठीक है, तो जान गए आप, पॉजिटिव चार्ज को हम कंसिडर करते हैं एज आइडियल चार्ज। ठीक है, मतलब धन आवेश आपका होता है आदर्श आवेश। इसीलिए हर परिभाषा में हर प्रकार के जो भी हम लोग समीकरण निर्माण पढ़ेंगे, जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें हम लोग धनावेश को ही हमेशा लेंगे संदर्भ के रूप में। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट चार्ज। ये भी देख लें, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट चार्ज। मतलब अगर हमसे कोई पूछ ले कि यूनिट चार्ज का क्या मतलब होता है तो हम क्या जवाब देंगे? तो देखिए कूलम लॉ में हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला मिला था कूलम के लॉ से। अगर इस फॉर्मूले में हम ये मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन। दोनों जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 उनका मैग्नीट्यूड सेम है जिसको हम Q मान लें, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। और अगर हम ये वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो देखिए फोर्स की जगह पे हमको कितना रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 यहाँ पर पहले से ये कांस्टेंट होता है। Q1 और Q2 सेम है तो Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसल आउट, तो यहाँ से Q हमको मिलेगा अंडर रूट 1 या Q की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 होने का मतलब हो गया इसकी वैल्यू हो गई यूनिट। यस, यही है यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो यूनिट चार्ज अगर अब हमसे कोई कहता है कि हमारे पास एक यूनिट चार्ज है तो यूनिट चार्ज का क्या मतलब होगा? तो यूनिट चार्ज का मतलब होता है अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और वो एक दूसरे के ऊपर 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो तो वो दोनों चार्जेस यूनिट चार्ज होंगे। ठीक है, मतलब अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और वो एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाते हो, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर हो, तो उन दोनों आवेशों को हम कहेंगे यूनिट चार्ज। ओके, तो इसको भी नोट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट चार्ज। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है, आप लोग की बुक में दिया होगा, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट चार्ज। अब अगला है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये बहुत इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत बल रेखा। हिंदी में विद्युत बल रेखा है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब ये क्या है? तो देखिए, इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट O पे प्लेस्ड है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और हम यहां पर एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं या फिर हम यहां पर एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं। ठीक है, यहां पर एक और बात है, पॉइंट चार्ज। एक बच्चे ने हमसे सवाल पूछा था, सर पॉइंट चार्ज स्टैटिक चार्ज सेम होते हैं क्या? तो नहीं, आपको बता दें कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों और उनके बीच का जो डिस्टेंस है
दो चार्जेस हों और या बहुत सारे चार्जेस हों, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड और अगर हम उनके डिस्टेंस को कंपेयर करें तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो सभी चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। मतलब पॉइंट चार्ज का ये मतलब हो जाता है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है ऑफ चार्ज दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, तो उनके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास हमने दो यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिए हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पॉइंट ए पे लाकर छोड़ दिया और नेगेटिव चार्ज को पॉइंट बी पे लाकर छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि जैसे ही हम इसको लाके इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ऐसे किसी डायरेक्शन में, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं कि इसको इसने इस डायरेक्शन में रिपेल कर दिया और ये चार्ज कहां पहुंच गया, यहां। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट किया तो ये समझ लो पहुंच गया यहां, ठीक है। अब अगर ये चार्ज ट्रेवल करके यहां पर गया है तो ये एक पाथ ट्रेवल किया होगा, वो पाथ हो सकता है कि कर्व्ड हो या हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो। सिमिलरली ये अगर यहां से चलकर यहां पहुंचा है तो हो सकता है कि ये सीधा चलकर यहां पहुंचा हो या कोई कर्व्ड पाथ ट्रेवल करके यहां पहुंचा हो। ये क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये इन दोनों के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स, और हमने पढ़ा है कि जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये दोनों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ट्रैवल करने लगेंगे। तो ट्रैवल करते समय ये जिस भी पाथ में चले, चाहे वो कर्व्ड हो या स्ट्रेट लाइन हो, उसी पाथ में अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो क्या डेफिनेशन होगी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, कि whenever a unit positive charge is placed inside an electric field, then it experiences the force and starts traveling. Then the imaginary line drawn on its path or on their path is called electric line of forces. हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में जाकर रख देते हैं तो वो बल का अनुभव कर जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ पर खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा, चाहे वो वक्राकार हो या सीधी रेखा हो, उस रेखा को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगेन आप देखिए, हम लोग डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज को ही एज अ रेफरेंस चार्ज यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो आपके एग्जाम में ये जरूर आता है, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो हमेशा धन आवेश से निकलती हुई और ऋण आवेश पर समाप्त होती हुई मानी जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग अप ऑन द नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं और पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो अगेन वो आइडियल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आप लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर भेजेगा। तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो हमेशा इस चार्ज से दूर की तरफ बनेंगी। ओके, सिमिलरली अगर आप इसी में ये मान लें कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेकर के आते हैं तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनेंगी वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ बनेंगी। यही कारण है कि अगर हम लोग आइडियल चार्ज कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं तो जो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे खत्म होगी। दिस इज द
फर्स्ट प्रॉपर्टी। नंबर टू को ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे अगर ये जो लाइन ऑफ फोर्स हमको मिली है, इफ इट इज कर्व्ड, मतलब ये जो विद्युत बल रेखा मिली है अगर ये वक्राकार हो, तो उसके उस रेखा के या उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अब अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, अगर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। मतलब अगर कहीं पर हमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो टेंजेंट हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ई का डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ओके, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट खींच दीजिए, बस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। देखिए आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है ये थर्ड प्रॉपर्टी? आइए देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। लास्ट ईयर हिंदी मीडियम के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि क्यों नहीं काट सकती। व्हाई टू लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसके पीछे का रीजन है सेकंड प्रॉपर्टी। मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अगर दो लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट कर देती हैं तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे यानी इस कटान बिंदु पर देयर कैन बी टू टेंजेंट्स ड्रॉन। मतलब दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। जैसे अगर हम इस पॉइंट पे इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ई। और अगर हम इसी पॉइंट पे इस वाले के लिए ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, लाइक दिस। मतलब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास दो डायरेक्शंस हो जा रहे हैं। और जो लॉ ऑफ नेचर है वो ये कहता है कि किसी भी चीज की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। ओके, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शंस कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। एंड दिस इज द रीजन व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, हाँ, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इन दैट केस ऐसा हो सकता है। बट अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इजी हैं, आप लोग अपनी बुक में देख लेंगे। ठीक है, हम एक फोर्थ बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं जैसे जैसे वो चार्ज से दूर हटती जाती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ने लगता है। मतलब दे हैव अ नेचर टू बी वाइड अवे एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे आप आगे से दूरी बढ़ाते जाते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है, इनमें वाइड अवे होने का नेचर आ जाता है। ओके, चलिए तो ऐसे ही 6-7 प्रॉपर्टी आप देख लेंगे। हाँ, अब इसमें कुछ खास चीजें आपको बता दें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। इसका जो यूज है हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में, इस चैप्टर में, वो बहुत ज्यादा होता है। वो क्या है कि मान लेते हैं कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक बनाया, ऐसे मैं 2-3 ब्लॉक्स बना रहा हूँ समझने के लिए। ये ब्लॉक्स किसके हैं? ऐसी जगह के हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाई, मतलब विद्युत बल रेखाएं खींची, और वो सब एक दूसरे के पैरेलल मिल रही हैं, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और दूसरे के पैरेलल मिल रही है। इसका मतलब हुआ इस ब्लॉक के जो अंदर की बात है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। मतलब समांतर रेखाएं ये बताती हैं कि यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। ओके,
अगर हमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल मिलती हैं, स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर ऐसे ही हमने यहाँ पर कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मिल रही हैं, एक दूसरे से दूर होते हुए मिल रही हैं, अगर इस तरीके से अगर हमको कहीं पर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मिलती हैं, इसका मतलब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब असमान विद्युत क्षेत्र है। ओके, ऐसे ही अगर हमको कहीं पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा डेंस मिलती हैं, बहुत पास पास मिलती हैं, इसका मतलब हुआ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, या यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। और अगर हमको रेयर मिलती हैं, बहुत दूर दूर मिलती हैं, डेंसिटी वहां पर अगर इन लाइंस की कम है, इसका मतलब वहां पर वीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये उनका कुछ थ्योरेटिकल यूज है। जब हमको किसी जगह पर दिखाना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का ही इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉ करके हम बताते हैं। ठीक है, तो ये रही प्रॉपर्टीज, इनको आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला है हमारा, अब शुरू होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव की अवधारणा। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम कहते हैं हिंदी में विद्युत द्विध्रुव की अवधारणा। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास दो चार्ज हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, हमारे पास दो चार्ज हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट चार्जेस अपोजिट हो, मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो, नेगेटिव, बट उनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, आवेश का जो परिमाण है, वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसके पास +2 कूलम का चार्ज है तो इसके पास -2 कूलम का चार्ज हो, इसके पास +10 कूलम हो तो इसके पास -10 कूलम होना चाहिए, मतलब चार्जेस जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हो ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में हो, शॉर्ट डिस्टेंस को हम 12 से डिनोट करते हैं। 12 का मतलब ये हो गया कि अगर इनके बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं O, तो हाफ डिस्टेंस हो गया L और अदर हाफ डिस्टेंस हो गया L, तो L + L = 12। तो अगर हमारे पास दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं अपोजिट और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, तो इस एंटायर सिस्टम को ही हम कहते हैं डाइपोल। क्या बोलेंगे, डाइपोल। इसी को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, मतलब टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, टू अपोजिट चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड are placed at a very short distance of 12, then the entire system is called electric dipole। दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो पूरे तंत्र को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ओके, तो ये था डाइपोल का कॉन्सेप्ट। चलिए नोट कर लेंगे इसको। भाई सिंपल सी बात है, दो चार्ज होने चाहिए जिनका चार्ज सेम हो मैग्नीट्यूड में, और दोनों चार्ज अपोजिट होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो हम पूरे को क्या कहेंगे, डाइपोल। चलिए अब डाइपोल के बाद आता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे कहते हैं द्विध्रुव ध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाए क्योंकि हम लोग को हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलनी है, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अगला है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या चीज होती है भैया, तो हमने लिया मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज, एक लिया नेगेटिव चार्ज, पॉइंट ए पे है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट बी पे है आपका नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 12, तो इतना पूरा हमारा क्या हो गया, डाइपोल। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डाइपोल। तो अब अगर डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम ले, मतलब Q, भाई इसका ही मैग्नीट्यूड Q है, इसका ही मैग्नीट्यूड Q है, केवल साइन डिफरेंट है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है।
तो इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लें और उसमें हम इनके डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसी को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको अपन डिनोट करते हैं P से। ओके, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज फ्रॉम डाइपोल इनटू देयर डिस्टेंस। अगर कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one of the charge from dipole and their distance is called moment of electric dipole। मतलब द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। इसको अपन P से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक और बात, ये जो P होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इसका अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू 2Q, 2 और Q देखिए डिजिट है, बचा क्या यहाँ पर L, तो ये L जो है इसका डायरेक्शन होगा हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रहा आपका डाइपोल मूवमेंट, डिनोट करते हैं इसको P से। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हो जाएगा, देखिए Q है चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और L लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है M, तो कूलम मीटर इसका क्या होगा, SI यूनिट। ठीक है, आप इसका डायमेंशनल इक्वेशन भी बना सकते हैं, आप उसको घर में ट्राई करें। ठीक है, हटा दें इसको। ओके, तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट हो गया, डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है, ध्यान देंगे यहां पर, अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मतलब अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो अब इन दोनों के कारण इसके चारों तरफ कहीं पर भी, मतलब हम अगर एक पॉइंट यहां पे ले लें, एक पॉइंट यहां पे ले लें, या एक पॉइंट यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, तो इन पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों के कारण इकट्ठे, वो कितनी होगी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये अब हमको निकालना है, मैथमेटिकली डिराइव करके बताना है। उसी को हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब ये कैसे होगा, मतलब अगर हमको डाइपोल के कारण इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमको क्या करना होगा, से पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि अभी हमने कहा कि इस डाइपोल के कारण हमको इंटेंसिटी बतानी है, यहां 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 या यहां। तो जब तक हम ये नहीं पूछते कि इस डाइपोल के कारण किस पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली नॉट। मतलब हमको कहां पर इंटेंसिटी बतानी है पहले ये पता होना चाहिए कि भाई यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहां पे। अगर हम उस हिसाब से देखें तो इस डाइपोल के चारों तरफ देयर कैन बी अ नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे हम इंटेंसिटी बता सकते हैं। अगर हम हर एक पॉइंट पे निकालते रहे तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन हम इंटेंसिटीज नहीं निकाल पाएंगे हर एक पॉइंट पे। तो फिर क्या करना चाहिए, तो यहां पर डाइपोल की इंटेंसिटी बताने के लिए 3 स्टैंडर्ड पोजीशंस लिए गए हैं जहां पर हम इंटेंसिटी निकाल के बताते हैं। और अगर हमको ये जो 3 मैं आपको स्टैंडर्ड पोजीशन बता रहा हूं कि जगह पर हमको इंटेंसिटी पता है, तो हम फिर किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं। ओके, एक जनरलाइज फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अगर हमको वो एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाए तो इस डाइपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट के बारे में बात होगी, हम वहां पे इंटेंसिटी बता सकते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले हमको ये 3 स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में पढ़ना होगा। इसमें से जो थर्ड पोजीशन होगा, थर्ड ही पोजीशन हमको किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने का एक जनरलाइज इक्वेशन दे देगा।
ठीक है, तो उसके पहले हमको कुछ बातें जाननी होंगी। ठीक है, ओके, क्या बात जाननी होगी? मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे है, माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो इनको जो मिलाने वाली लाइन होगी इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या है ये? एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं इसको। ठीक है, अब किसी भी डाइपोल के 3 स्टैंडर्ड पोजीशंस होते हैं। सबसे पहला, ये जो इसका एक्सिस दिख रहा है आपको, इस एक्सिस को अगर हम नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे आगे बढ़ा दें या पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम ऐसे आगे बढ़ा दें, इस एक्सिस को अगर हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ आगे बढ़ा दें, तो आगे बढ़ाते समय जितने भी ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स, या इस तरफ ये जो आगे बढ़ाने पर हमको जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सियल पोजीशन। इसी को हम कहते हैं डाइपोल का साइड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन या साइड ऑन पोजीशन, हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन और एट इट्स साइड ऑन पोजीशन, तो इसका मतलब हुआ आप दोनों डाइपोल का एक एक्सिस लो, एक्सिस को राइट और लेफ्ट दोनों साइड बढ़ा दो, वहां पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, दैट इज साइड ऑन पोजीशन। ओके, नंबर टू होता है, अगर हम ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस लाइन, अगर हम इसका इक्वेटोरियल लाइन खींचते हैं, मतलब इसके आधे से ज्यादा में अगर हम अपने डिवाइडर को रख करके ऊपर और नीचे आर्क काटते हैं, तो एक जो हमको इक्वेटोरियल लाइन मिलेगी, उस इक्वेटोरियल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। उसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल पोजीशन, उसी को हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, अगर हमसे कोई कहता है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकाल के बताओ, तो बस आप उसके एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन खींच दीजिए, उसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसे ही थर्ड होता है, ये रहा आपका एक्सियल पोजीशन, ये रहा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इन दोनों पोजीशन को छोड़ के ये जितने भी पॉइंट्स बच रहे हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सारे पॉइंट्स, इन सब को हम कहते हैं जनरल पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? जनरल पोजीशन। इन दोनों को छोड़ के अब जो बचा उसी को हम बोलते हैं जनरल पोजीशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें, इक्वेटोरियल ट्रांसवर्सल पोजीशन को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, और इसको हम कहते हैं सामान्य स्थिति। ठीक है, तो डाइपोल के 3 स्टैंडर्ड पोजीशन होते हैं, अलोंग द एक्सिस एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वेटोरियल पोजीशन। इन दोनों के अलावा जितने भी पॉइंट्स बचे इन सबको कहते हैं जनरल पोजीशन। अब इन तीनों पोजीशन पे हम कल निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल डाइपोल। तब तक के लिए आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं, इन सबको आप कॉपी पे ध्यान से लिख लें, नोट्स बना लें, और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो हमको तुरंत कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको तुरंत दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अभी आपको सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम चैप्टर में जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके ऊपर अगेन सिलेबस का भार बढ़ता जा रहा है। तो जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको आप उसी दिन पढ़ें और तैयार हो जाएं। ठीक है, और एक्टिव रहें। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारे भी क्लास को लेने की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब से आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाएंगे और क्लासेस को और मन लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप घर में जाइए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।